पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग अभी तक कुछ पढ़े नहीं थे, है ना। अभी तक सिर्फ इतना सीखे थे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रिलेशनशिप कैसे कैसे जुड़ा हुआ है, और उसके पर जानने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो बेसिक टर्म, छोटे छोटे टर्म होते हैं, वो समझ लेने पर हमें ये अच्छे से समझ में आती है, वो चीज़ें देखे थे। बट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जैक्टली होती तो आसान चीज़ है, बट आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोग सोचते रहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मतलब अपने आप को छोटे स्तर पर रखने रहते रहे। जैसे ही आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप कहिएगा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे सोचें। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे सोचना है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हमें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ना, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट बच्चे को अपेयर होता है, बट बहुत प्यारा सा चैप्टर है। देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम पहले देख लीजिए। पहले हम लोग एकदम प्यार से सोचते हैं, एकदम सिंपल तरीका से, कुछ भी नहीं है, बताओ एकदम आराम से, कि एक चैप्टर है जिसको हमको समझना है और उसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप दोनों वर्ड से बहुत अच्छे से परिचित हो गए, लाइक प्रोबेबिलिटी और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो प्रोबेबिलिटी से आप बहुत अच्छे से परिचित हो। जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे, हम लोग को निकालना आता भी है नॉर्मल, ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी एंड हार्ड एंड टफ की प्रोबेबिलिटी की बात करें, नॉर्मल हमें प्रोबेबिलिटी निकालने आती है, सब बच्चों को आती है प्रोबेबिलिटी निकालने। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि जब कभी भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी का वितरण क्या होता है? ए प्रोबेबिलिटी रहेगा तो उसका वितरण होगा क्या? बंटवारा कब होगा? एक ही प्रोबेबिलिटी रहेगा, जैसे 5-10 है प्रोबेबिलिटी, तो उसका देखेंगे कि कैसे कैसे उसका बंटवारा हुआ, किसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, किसका कम, किस तरह से है। नहीं, एक ही प्रोबेबिलिटी रहेगा तो होगा नहीं। तो मतलब प्रोबेबिलिटी यहाँ हम निकालेंगे, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी रहेंगी, और उस प्रोबेबिलिटी का देखेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बंटवारा हुआ है, वो किस तरह से हमारा मतलब वो प्रोबेबिलिटी है किस तरह से बिखरा हुआ है, वितरण उसका कैसे है। तो मतलब कुल मिला के ये है, इसमें कई इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी की वितरण पढ़ना है। क्लियर? तो अब बात ये आ गई कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह के कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो मतलब हम समझ गए कि इसमें एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो नहीं रहेंगी, उसमें आपको कई प्रोबेबिलिटीज आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, यहाँ से बात क्लियर है। ऐसे इस चैप्टर में मिलेगा ही मिलेगा। दोस्त, इस चैप्टर में को समझने के लिए हमें और भी कुछ चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एक टर्म, कुछ इसमें सबसे इसका बेसिक टर्म है, जहाँ से ये शुरुआत होती है, इसका नाम होता है रैंडम वेरिएबल। इसका नाम क्या होता है? रैंडम वेरिएबल। तो आइए इसको समझने के लिए एक टर्म को हमको डिफाइन करना पड़ेगा, जिस टर्म का नाम होता है रैंडम वेरिएबल। अच्छा कहिएगा सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का परिभाषा लिखा है नहीं, अब रैंडम वेरिएबल पे आ गए। रैंडम वेरिएबल जब सीख लेंगे ना, तो दोनों को मिला के जब हम लिखेंगे एक जगह पे एक डाटा, एक टेबल, तो वह डिस्ट्रीब्यूशन, जो बंटवारा जो लिखेंगे एकदम बटन बना के, उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि उस समझने के बाद हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम बात करते हैं सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की। हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? रैंडम वेरिएबल। ठीक है हो। अभी देखिए, अगर हम आपको अभी डायरेक्ट बोलना शुरू करें तो ये आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। हम एक काम करते हैं, पहले इसके बारे में लिख देते हैं, और फिर हम लोग इसके सारे बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन रैंडम वेरिएबल इज द, आप लोग भी कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ शुरू हो जाइए, है ना। और ऑफलाइन वाले तो कर ही रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन वाले जो भी है वो भी इसी तरह से आराम से करते जाओ, एकदम प्यार से समझ में आते जाएगा सारी चीज़ें। एकदम कॉपी लेके बैठ जाओ अभी, है ना। रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज the real valued function over the sample space of
सैंपल स्पेस ऑफ a random experiment। तो इसी बात को अगर हम दूसरी भाषाओं में बोले, इन अनदर लैंग्वेज it is real valued function, which domain is sample space of which domain is sample space of which domain नहीं सही से लिखा है हो, कहाँ छूटा हो, अच्छा लिखवे नहीं किए। which domain is, हाँ डोमेन मेन चीज है, डोमेन इज, हाँ डोमेन मेन है। which domain is sample space of a random experiment ठीक है। यहाँ तक पहले आप लोग प्यार से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही प्यार से। और इसमें जो बात लिखी हुई है ना, बहुत ही प्यारा सा बात लिखा हुआ है। आज देखो फंक्शन बीच में रट्टा मारा हुआ है कई बार, है ना। तो मतलब अब मामला समझना है कि इसका फंक्शन जैसे ही रिश्ता है इसमें, है ना। चलिए अभी वो सब मामला समझेंगे, तब तक एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं साथ साथ इसी रैंडम वेरिएबल, नहीं एक ऐसा फंक्शन का एक एग्जाम्पल भी लिख ले, है ना। अब चलिए इसी में अभी आपको समझना कुछ में, अभी आराम से आंख मूंद के नहीं है ना, आंख खोल के ही नोट करो दोस्त, नोट कर लो, प्यार से नोट कर लो पूरे कॉपी में, एकदम आराम से। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नो टेंशन, समझो कि बस ऐसे ही नोटंकी कर रहे हैं ना, अभी आराम से नोट करो, ठीक। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल। Three coins are tossed. टॉस्ड, ठीक। अब अभी जो सब लिख रहे हैं बस प्यार से नोट करते चलिए, प्यार से। एक्स ई है,
अब आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए होइएगा, ठीक है। तो अब ये नोट कर लिए हैं तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। तो मामला समझिए, पहले वो सब छोड़िए, अब क्या समझना है इसमें कुछ नहीं समझिए, बस अभी तक ये समझिए कि प्रोबेबिलिटी में आप ये सीखे हैं कि 3 बार अगर सिक्का उछालते हैं तो क्या होता है। तो आपको पता है कि 3 बार उछालते हैं तो उसका 8 गो सैंपल स्पेस बनता है। और सैंपल स्पेस वाला मामला पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि जितने टोटल आउटकम किसी एक्सपेरिमेंट में होता है वो टोटल नंबर ऑफ, अभी ये मत समझिए, अभी समझिए प्रोबेबिलिटी वाला मामला केवल कि अगर 3 गो कॉइन उछालते तो क्या होगा, उसका 8 गो सिंपल स्पेस जो उसका होगा 8 गो सिंपल स्पेस बनेगा। नंबर ऑफ सिंपल स्पेस क्या क्या बनेगा तो तरीका आपको सिखाए हुए हैं इससे पहले भी, अगर नहीं सीखे तो कोई बात नहीं है। जैसे अगर एक कॉइन में 2 ठो ऑप्शन होते हैं हेड और टेल और उसको 3 बार उछाला जाता है तो कितने सिंपल स्पेस बनेंगे, 8 नंबर ऑफ एनएस, ठीक है। ये चीजें हम जानते हैं, ठीक है। और वो क्या बनेंगे सब हम सबको पता है ऑलरेडी, है ना। हेड 4 बार हेड लिखना है, एकदम मस्त फॉर्मूला, 4 बार हेड और 4 बार, ऐसे हम लोग खुद से लिखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते रहते हैं। 2 बार हेड और 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, और 1 बार हेड 1 बार तेल, 1 बार हेड 1 बार तेल, 1 बार हेड 1 बार तेल, 1 बार हेड और 1 बार तेल। ये 8 ऑप्शन आराम से लिखा गया। ये एक्चुअल में आप इससे पहले इसमें भी सिखाए थे आपको हम पहले भी। ये बहुत बढ़िया तरीका है। ऐसे अगर आप खुद से हेड 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 होगा, हेड टेल कई बार रिपीट हो जाते रहता है तो कंफ्यूज हो जाते रहते हो, तो एकदम सिंपल तरीका है, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या कि ठीक है हो। अब इतना तक लिखने का बाद हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, अब पूरा मामला समझेंगे कि ये मामला क्या है, एकदम आराम आराम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए अच्छे से और यहाँ से मामला शुरू होगा। तो चलिए अब समझते हैं। हो ये यहाँ पे गौर से देखिए, पहले शब्द लिखा हुआ है रैंडम वेरिएबल, नाम से समझिए। रैंडम कोई चीज़ बराबर जो चेंज होते रहता है। वेरिएबल, रैंडम मतलब किसी तरीके से चेंज होना, और वेरिएबल मतलब उसके जिसकी मान बदलता हो, मतलब अचानक बदलने वाला, तो वो होता है रैंडम वेरिएबल नहीं। अब समझिए इस बात को, इसका ये नाम क्यों पड़ा वो चीज़ भी हमको क्वेश्चन में आ जाएगा। हम लोग इस बात जब मामला समझेंगे तो भी समझेंगे कि इसका नाम इस तरह से क्यों लिखा गया है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको इस जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्म है, इसको अब हम डिफाइन कैसे किए, हम लोग इसको समझाए कैसे कि यह एक फंक्शन होता है। वही फंक्शन है ना, फंक्शन सबको याद आ गया। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो होता था जिसका डोमेन और रेंज वाला मामला होता था। नहीं, एक्स की वैल्यू हमारा डोमेन होता था, वाई की वैल्यू होता था रेंज होता था। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर ये फंक्शन की तरह है तो इसमें इनपुट और आउटपुट वाला मामला आएगा। याद होगा हम लोगों को फंक्शन वाला बात। देखिए इस सब चीज़ को समझिए तभी आपको ये सब पूरा एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये एक फंक्शन, एक मशीन होता था, याद है, जिसमें हम लोग x की वैल्यू डालते थे और हमें आउटपुट के रूप में क्या मिलता था, y मिलता था। नहीं, जहाँ कुछ x की वैल्यू पर कुछ y की वैल्यू मिलती थी। मतलब हम ये समझ गए कि रैंडम वेरिएबल हमारा एक फंक्शन है, तो उसमें भी कुछ इनपुट के रूप में कुछ काम मिलेगा और उसका आउटपुट कुछ मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? समझ में सबको आ गया होगा भाई। क्या कि फंक्शन जब ये है तो फंक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ इनपुट उसके रिगार्डिंग कुछ आउटपुट। बात क्लियर है? अच्छा, ये बात यहां तक क्लियर हो गया। और रियल वैल्यू का मतलब क्या कि वो उसमें जो भी आउटपुट या इनपुट वाला मामला आएगा वो क्या होगा, वो आपका रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, नॉट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट के अंदर में निगेटिव मतलब इमेजिनरी नंबर। मतलब ऐसे आंसर हमें कोई भी नहीं मिलेगा, इस तरह का आउटपुट हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हमें जो आउटपुट देखने को मिलेगा वो केवल क्या मिलेगा, रियल। क्लियर है क्या? तो अभी जो फंक्शन जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग मामला जो करने वाले हैं, इमेजिनरी नंबर का कोई पढ़ाई लिखाई में नहीं करने वाले हैं। मतलब जो काम जो भी करने वाले किसके लिए करने वाले हैं, रियल नंबर के लिए करने वाले हैं। क्लियर? अब चलिए, तो ये एक फंक्शन है और रियल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब ये रियल नंबर लेता देता जो भी है रियल नंबर का मामला है। क्लियर?
चलिए तो आइए पीछे हम लोग कहें कि देखिए रैंडम वेरिएबल कुछ नहीं, एक वो फंक्शन है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है। कैसा है? हाँ, अच्छा फंक्शन जो होगा तो फंक्शन की एक खास बात होती है कि उसकी एक फिक्स डोमेन में, जैसे आप याद करो कि साइन एक्स के बारे में बात करते थे तो आपको याद होगा कि हम कहते थे कि साइन एक्स वो सारा वैल्यू ले सकता है -∞ से +∞ के, तो कहते थे उसका डोमेन होता था, अब उसका रेंज आता था -1 से 1 के बीच में। तो मतलब आप ध्यान से सुनिए कि कोई भी अगर फंक्शन होता है तो उसकी पार्टिकुलर उसकी डोमेन होती है, मतलब वो क्या क्या ले सकता है। फंक्शन एक मशीन होता है ना, अब मशीन में आप कुछ थोड़ी ना रख दीजिएगा, सब कुछ मशीन रख लेता है। अब गेहूं पीसने वाला मशीन में कंक्रीट रख लीजिए तो वो पीसेगा क्या? नहीं, उसकी अपनी एक तरीका होता है कि उसमें क्या रखिएगा तो वो आपको आउटपुट दे सकता है, वो एकदम फिक्स होती है फंक्शन में। तो ये भी एक चीज़ है कि भाई आप ये हमारा रियल वैल्यू फंक्शन है तो ये कुछ जो चीज़ ले सकता है वो उसका डोमेन कहलाएगा, है ना। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। साइन एक्स को डिफाइन किए क्या? ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन किए हुए हैं, है कि नहीं। लॉग एक्स को जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि देखिए भाई लॉग एक्स जो अगर कोई फंक्शन है तो क्या कहते हैं हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं कि देखिए एक्स निगेटिव नहीं होना चाहिए। नहीं, ये डिफाइन करते वक्त हम लोग ये बताते हैं और बताते थे बेस में, हाँ बेस में भी निगेटिव नहीं होना चाहिए बताते थे हम लोग। और ये 1 ये 0 भी नहीं होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं और 0 भी नहीं। तो इसका डिफाइन करते कि ये एक्स की वैल्यू लेता है, जो भी फंक्शन होता है एक्स की वैल्यू लेता है, वाई की वैल्यू देता है ना। तो हम कहते हैं एक्स में क्या क्या ले सकता है वही चीज, तो उसका डोमेन कहलाता है। नहीं, तो उसी तरीके से जब हम लोग इसको रियल वैल्यूड फंक्शन बोले रैंडम वेरिएबल को, देखिए एकदम बात क्लियर करके रखिए। ये सब चीज ऐसा टर्मिनोलॉजी है कि सिर्फ आप रट्टा ही मार सकते हो, लेकिन अगर आप समझ लो एक बार तो आपको अच्छे से फील आएगी कि एकदम कैसे कैसे मामला है। तो अब देखिए इसका डोमेन क्या होगा उस चीज को हम सोचते हैं हम लोग। तो देखिए इसका डोमेन, चूंकि ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, देखिए किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसके लिए होता है भाई? एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट में हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए सैंपल स्पेस डिफाइन करते हैं। सैंपल स्पेस के अलावा तो कुछ होता ही नहीं, उसी के अंदर में हम लोग जितना प्रोबेबिलिटी आना होता है आ जाता है, वही तो काम होता है भाई। कोई भी सैंपल स्पेस के अंदर में ही तो जो भी आना होता है आ जाता है, मतलब सैंपल स्पेस के अलावा काम होने वाला नहीं है। मतलब हम ये समझ गए कि उस सैंपल स्पेस जो है वो हमारा डोमेन की तरह काम करेगा, उसके अलावा कोई वैल्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। मतलब अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसका सैंपल स्पेस ही उस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या चीज़ का काम करेगा? डोमेन का काम करेगा। क्या बात क्लियर है? तो इसीलिए यहां पे लिखे ओवर द सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। हम आपको बताया पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे जो भी हम जिसके लिए भी काम करेंगे सब एक एक्सपेरिमेंट, जो हमारा कोई भी वर्क हमारा एक एक्सपेरिमेंट के रूप में होगा उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। और रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है हम पिछले कक्षा में पिछले कक्षा कहते हैं, है ना, पिछले लेक्चर में समझाए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्त यहाँ तक ये समझने के बाद कि ये परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा कि जो रैंडम वेरिएबल है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जिस फंक्शन की जो डोमेन हम लोग डिफाइन करते हैं ओवर द सैंपल स्पेस, मतलब सैंपल स्पेस के बीच में, सैंपल स्पेस को लेकर ही उसको क्या कहते हैं, वो इसका क्या है? डोमेन है। और उसी बात को हम लैंग्वेज में बोल दे, यही बात नॉर्मल तरीके से रहा, उसी बात को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोले कि इन अनदर लैंग्वेज इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसको क्या बोले? फिर वही बात, रियल वैल्यूड फंक्शन है which domain is a sample space of a random experiment। जिसका डोमेन क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है। अब फंक्शन तो उसका डोमेन होगा ही ना होगा, ये बात हम जानते हैं। चलिए अब इस बात को समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग नॉर्मली एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब देखिए अब हमको पूरी अब कुछ भी नहीं, हमें अब सोचना है एक्सपेरिमेंट पे। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट आप बहुत तरीके का होता है, उसमें से हम लोग एक ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट 3 को सिक्का उछालने वाला, 3 को कॉइन उछालने वाला। अब 2 कॉइन वाला भी सोच सकते हो, 1 कॉइन पर भी सोच सकते हो, लेकिन हम लोग चलते हैं क्या 3 कॉइन को लेकर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। डाइस फेंकना एक्सपेरिमेंट है, कॉइन उछालना एक्सपेरिमेंट है कि नहीं। तो हम लोग चलते ताश का पत्ता जो हम लोग मिलाते हैं वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है ना। तो अभी बात करते हैं हम लोग यहाँ की 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हम इसको लिख दिया आपकी, ये ऐसा नहीं कि आप लिखो, आपको लिखना है, हम आपके समझाने के लिए भाई कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के डोमेन में वो फंक्शन डिफाइन किए हैं जिसका नाम दिया रैंडम वेरिएबल। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो सैंपल स्पेस आया उसके डोमेन में एक फंक्शन डिफाइन किए हैं, यही नहीं किया है, जिसका नाम दिया है रैंडम वेरिएबल। बहुत आसान। अब देखिए
यहाँ से कि अब जो टॉस करेंगे उसको क्या कहेंगे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जब टॉस करेंगे तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जब होगा तो हम लोग कहें कि देखिए एक काम करते हैं, x एक रैंडम वेरिएबल है, x क्या, जैसे y हमारा एक वेरिएबल होता है ना, तो x भी हमारा क्या एक रैंडम वेरिएबल। अच्छा, इसके नाम को रैंडम वेरिएबल इसलिए कहे हैं क्योंकि जो ये फंक्शन है ना, उस फंक्शन को हम अपने तरीके से हर समय डिफाइन करते रहते हैं। और डिफाइन कर, जैसे आपको याद होगा कि कोई फंक्शन डिफाइन होता है ना, बोले ये फंक्शन जो लॉगरिथमिक फंक्शन है मैं लॉग का वैल्यू देगा, साइन फंक्शन है मैं हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ वैल्यूज देगा, तो सब फंक्शन का अपना अपना काम होता है ना। तो यहाँ क्या किया है कि जो ये जो आपका जो x जो हम रैंडम वेरिएबल जिसको हम एक फंक्शन माने हैं, उसमें कुछ ना कुछ इवेंट होगा, जैसे कुछ जब भी हमारा जो, अच्छा देखिए हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में क्या आएगा, बहुत सारे इवेंट होगा नहीं। अब एक एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस में जो हमारा क्या बहुत सारे क्या होंगे, इवेंट होंगे, है ना, बहुत सारे इवेंट होंगे। क्लियर, बहुत सारे इवेंट होंगे, ठीक है। एक मिनट, जो हमारा हेड 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 टेल टेल आया है तो सब क्या था, हेड हेड टेल टेल हेड टेल, ये सब जो आया है ये सब क्या है, इवेंट है कि नहीं। तो एक एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे क्या होंगे, इवेंट्स होंगे, और उस इवेंट के कलेक्शन को ही सैंपल स्पेस बोलते हैं नहीं। अब चलिए अब आ जाइए, तो हम लोग क्या किए, कहे कि अच्छा रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है तो फंक्शन को लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका x, लिखने का तरीका x, ई जनरली यहाँ पे इवेंट मेंशन रहता है, ठीक है। अब XE लिखने का तरीका है, XE लिखने का तरीका है। अब देखिए इसको डिफाइन किया फंक्शन को, हम कहें इस फंक्शन का नाम क्या है, इस फंक्शन को बोले यानी जो रैंडम वेरिएबल उसको कहे कि ये नंबर ऑफ हेड के लिए डिफाइन है, मतलब ये जो फंक्शन है किसको बताएगा, नंबर ऑफ हेड के लिए ये डिफाइन किया गया है, नंबर ऑफ हेड, ठीक। इस वेरिएबल का वैल्यू क्या रहेगा, नंबर ऑफ हेड। क्लियर है क्या, तो ये आपका रैंडम वेरिएबल फंक्शन, क्लियर है क्या, ये बगैर इसलिए लिख दिए कि इसको क्या बोले हम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, शुरू कीजिए, हो गया। देखिए हो, अब ध्यान दीजिएगा इधर कि अब इधर का हम आ गए, एक एक्सपेरिमेंट किए। अब भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्त, हमें मिलेगा सैंपल स्पेस। क्या मिलेगा, नहीं। अब इस एक्सपेरिमेंट जब 3 को कॉइन उछालते हैं तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखना है वो हम सबको अच्छे से पता है, हेड 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 टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड। अब इससे पहले देखिए ये बताइए, जो हम लोग डिफाइन किए हैं जो रैंडम वेरिएबल को, जो हमारा फंक्शन उसको कैसे डिफाइन किए हैं, उसको डिफाइन किए हैं XE से डिनोट किए, है ना। और उसका रैंडम वेरिएबल को जो हम लोग बताया कि ये क्या है, XE क्या है। एक मिनट दोस्त, हमको वाइट कर लेने दीजिए आपको ताकि अच्छे से दिखे। ये क्या XE क्या है, XE किसको डिफाइन किया, इस रैंडम वेरिएबल इस फंक्शन को कैसे डिफाइन किए, नंबर ऑफ हेड के लिए, नंबर ऑफ, तो मतलब इस फंक्शन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देखिए ध्यान से देखिए, इस फंक्शन की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो देखिए किस लिए इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करें, नंबर ऑफ हेड, है ना। तो ये जो पूरा जो इवेंट है इस एक्सपेरिमेंट का, उस एक्सपेरिमेंट के लिए ये जो रैंडम वेरिएबल जिसको फंक्शन बोले हैं, इस डिफाइनेशन के अनुसार से इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो बताइए। नंबर ऑफ हेड पहला इवेंट के लिए क्या है, इस रैंडम वेरिएबल के लिए 3, कितना हो जाएगा 3, यानी हमारा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितना है 3, इस इवेंट के लिए कितना हुआ 3। कैसे, क्योंकि हम डिफाइन किए, क्योंकि हम अब इसीलिए इसका नाम रैंडम वेरिएबल क्यों रखा गया, बिकॉज ये आप नंबर ऑफ हेड के लिए डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ टेल के डिफाइन कर सकते हैं। तो हर बार हम एक नए तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन कर दे रहे हैं, रैंडमली चेंज नहीं हो रहा है, हर बार एक नए तरीके से, नंबर ऑफ हेड के लिए, नंबर ऑफ टेल के लिए, तो अपने तरीके से डिफाइन कर दे रहे हैं। तो ये क्या होगा, बराबर चेंज हो रहा है, हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से उसको नाम दे रहे हैं, फंक्शन बना दे रहे हैं, नहीं। तो इस बार बार जब चेंज हो रहा है हो तो इसीलिए इसको रैंडम कहा गया, है ना। कोई भी चीज रैंडमली बराबर चेंज होता है तो उसको कहते हैं रैंडम, अचानक अपने तरीका से हम चेंज करवा दे रहे हैं, कभी नंबर ऑफ हेड के लिए, कभी नंबर ऑफ टेल के लिए, तो ये अपने तरीके से डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसको, है ना। तो इसलिए इसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए हमारे जो हमारा पार्टिकुलर क्वेश्चन बन गया नहीं कि नंबर ऑफ हेड हमारा रैंडम वेरिएबल है यानी रियल वैल्यू फंक्शन है। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप अपना रैंडम वेरिएबल का जो मान है, जो आपका वैल्यू है इस रैंडम वेरिएबल का, इस फंक्शन की, ये क्या क्या हो सकती है। तो देखिए
हेड 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 के लिए जो इनपुट है, अगर हेड हेड इनपुट डालेंगे तो हमारा ये फंक्शन कहेगा, इसमें हेड 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 डालेंगे तो कहेगा नंबर ऑफ हेड गिनना है, तो ये फंक्शन कहेगा गिन के 1 2 3, 3 को हेड है। जैसे इसमें डालेंगे क्या, हेड हेड हेड, क्या डालेंगे, हेड हेड हेड, तो ये फंक्शन कहेगा हमरा में हेड 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 डाल दिया है, हमको कैसे कहा कि तू नंबर ऑफ हेड बता कि क्या वो हेड है। ये मशीन है ना, आपको बताया कि फंक्शन है तो मशीन है, तो इसमें हेड हेड डालेगा, हेड 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 3 को, यानी इवेंट डाला नहीं, तो ये कहेगा कि हमको क्या गिनने के लिए तुम डिफाइन किया था, कहता नंबर ऑफ हेड के लिए तुमको डिफाइन किए, तो ये कहेगा कि अच्छा 1 2 3 को, तो कहेगा ले 3। समझ में आया बात। अच्छा, दूसरा वाला इवेंट इसमें डाल देंगे तो कहेगा अच्छा तुम हेड गिनने के लिए हमको बनाया हुआ ना, तो आई में 1 2 तो 2 हेड, इसमें 2, इसमें 1 1 1, क्या 1 इसमें 2, इसमें 1, हाँ 1, बहुत बढ़िया, इसमें 1, इसमें 0। क्या बात क्लियर हो गई, समझ में कितना आसान। देखिए अब आपको जो फंक्शन का मतलब समझा है उसी का देन है कि आपको एकदम क्लियर फील हो रहा होगा कि इस मशीन में ये वाला इवेंट डाले और उसको डिफाइन जिसके लिए किए हुए हैं वो उसके हिसाब से अपना आउटपुट देगा। फंक्शन में इनपुट डालते तो आउटपुट मिलता है, और हम इसको क्या बोले, एक फंक्शन है, तो हमने इनपुट डाले हेड हेड हेड, तो कहा कि अच्छा गिनने के लिए हमको बनाया हुआ है तू, तो गिन के दे दिया 3। अगर इसमें क्या डाले, एक्स हेड टेल हेड, तो इस देखा अरे हमको तुम हेड गिनने के लिए बनाया हुआ है ना मशीन, तो हम मशीन इनपुट डाल दिया, तो हमको इनपुट डालो कि क्या डाला, कहा कि हेड टेल हेड डाले, तुम बताओ कि क्या वो हेड है, तो कहा अरे 2 हेड, लड्डू हेड है कि नहीं, बात समझ आ रही। अच्छा मान लीजिए इसी रैंडम वेरिएबल जो फंक्शन है उसको हम दूसरे के लिए डिफाइन करते हैं कि एक्स ई एक फंक्शन है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ टेल के लिए। अब ये नंबर ऑफ टेल बताएगा, ठीक है, नंबर ऑफ टेल। तो अब नए तरीके से हम एक्स ई बनाए, एक नया डिफिनेशन दिया, इसलिए इसको रैंडम वेरिएबल ही बोले कि अपने तरीके से बार बार डिफाइन कर सकते हैं जैसा हमको जरूरत रहेगा। तो ये नंबर ऑफ टेल बताएगा। तो चलिए अब ये मशीन किसके लिए, ये मशीन किसके लिए बना लिए, ये जो आपका रियल वैल्यू फंक्शन है, ये फंक्शन किसके लिए, नंबर ऑफ टेल के लिए बनाया। तो कहेगा इनपुट डाल तुम में, ये कहते कहेगा इनपुट डाल, हम आउटपुट देने के लिए तैयार है। क्यों, क्या बोलेगा, इनपुट डाल आउटपुट देने के लिए तैयार। आप कहेंगे पहला हेड 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 डाल दिए, कहेगा अरे हमको नंबर ऑफ टेल के लिए कहा, इसमें तो कोई टेल है ही नहीं, गिन देगा क्या 0, ये 1, ये 1, ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ये तो पता चल ही रहा है कि उल्टा होता जाएगा, लेकिन जो कुछ चीजें जो जान कर लिखने में मजा है ना, उसकी बात ही अलग है ना। यह तो हम जानिए रहे कि हम लोग की उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, हेड जितना रहता है उतना ही संख्या तेल की रहती है, तो स्वाभाविक सी बात है ये चीजें होंगी, है कि नहीं। जाना हुआ बात सुनने में बड़ी बढ़िया से समझ में आता है कि नहीं। चलिए ठीक है, दोनों मामला फिट है। अब आपको ये रैंडम वेरिएबल जो एक फंक्शन है उसका मतलब समझ में आने लगा होगा, है ना, आपको इसका मतलब समझ में आने लगा होगा। अब ये कैसे डिफाइन करना है आपको ये कुछ क्लियर हुआ, मतलब हम एक्स ले लेंगे और जिस चीज के लिए डिफाइन करेंगे उसके रिगार्डिंग हमको वो क्या, उसकी वैल्यू निकाल के वो दे देगा, ठीक है। अब चलिए अब ये आपको हाँ एक साथ क्या कुछ आपका कोई प्रॉब्लम, अब नहीं ये देखिए एक क्वेश्चन ही हमारा अलग एक क्वेश्चन हो गया, जिस क्वेश्चन के लिए हम इस फंक्शन बनाए, जिस फंक्शन से हम कुछ और मांगना चाह रहे हैं, ये फंक्शन हम बनाए जिसको कुछ और मांगना चाह रहे हैं। अब उसी क्वेश्चन के लिए आप दोनों चीज मांग सकते हैं, है ना, उसी क्वेश्चन के लिए आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन के लिए आप ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्लियर है क्या। अच्छा अब चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इससे आगे। अब आगे क्या आते हैं कि आपको कैसे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू निकालना है वो आप सीख गए हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो शब्द था उसका मतलब अभी तक हमको सही से समझ में नहीं आया है, क्योंकि क्या है देखिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे जो रैंडम वेरिएबल है हमारा, 1 मिनट हमको 1 मिनट टाइम दीजिएगा, जरा सा हम आ जाए अपने। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से बात को सुनिए, मामला वही एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट अभी देखे हैं, सेम क्या देखे हैं भाई, हेड हेड हेड, तो भाई 4 बार नहीं, फटाफट 4 बार हेड 4 बार तेल, बहुत मजा आता है ऐसे नहीं, 2 बार हेड 2 बार तेल 2 बार हेड 2 बार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हेड टेल बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनिए, अब ये था हमारा क्या, सैंपल स्पेस था ना,
सैंपल स्पेस, कह सकते हैं ये डोमेन था, ये डोमेन था नहीं, ये क्या था, डोमेन। अच्छा, हमारे किसके जो फंक्शन था उसका करना, ई वाला डोमेन डालते थे तो दो को निकाल के देता था, ई वाला डोमेन डालते थे तो एक निकाल के देता है कि नहीं, डोमेन था। अच्छा, एक्सी जो हम डिफाइन किए थे नंबर ऑफ हेड्स के लिए, नहीं एक्सी क्या था, एक्सी क्या था, नंबर ऑफ, अभी हेड वाला लेके चलते हैं क्योंकि कुछ सिखाना है आप लोगों को, नंबर ऑफ हेड, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो नंबर ऑफ हेड कितना कितना आया था बताइए फटाफट, 3 2 2 1 2 1 1 0, यही आया था वो। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं, एक टेबल। अच्छा, एक टेबल, और इस एक टेबल में हम क्या करते हैं, हम अपने रैंडम वेरिएबल को रखते हैं। रैंडम वेरिएबल क्या हुआ है वो, 3 2 2 1 2 1 1 0 है ना ये। चलिए अब कितना हो गया, 8 हो, 1 2 3 4 5 6 2 8, ठीक है, वो 8 को सेल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू रख लीजिए आप इधर से रख लीजिए, नीचे से रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, किसी तरीके से आप रख लीजिए, क्या हो जाएगा देखिए, 3 2 2 1 और बताइए 2 1 1 0, ठीक है वो। अब समझिए इस चीज को, अब आप एक काम कीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, अब देखिए ध्यान से तरीका, इसका प्रोबेबिलिटी पता करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ हेड कितना है, 3 है ना, नंबर ऑफ हेड। अब बताइए कि आपको करना है प्रोबेबिलिटी पता करना है, क्या करना है, प्रोबेबिलिटी पता करना है। यानी वैसे देखिए, यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू जो भी आपकी आई रहेगी उसके रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी लिखना है। क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी। फिर से समझिए, ये था रैंडम वेरिएबल जो हम देख लिए, उसके रिगार्डिंग हमको करना है प्रोबेबिलिटी लिखना है। क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी लिखने का तरीका क्या होता है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी लिखना है जो पी एक्स बराबर 3 है, मतलब वैसे रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बताओ कि वैसे, ध्यान से सुनो बात को समझो, वैसे रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितना है, 3 है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 आने वाला क्या गो है, ऐसा 3 गो हेड आने वाला क्या गो है, एलिमेंट एक गो, पूरा क्या गो है, 8 गो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1/8। बात समझ में आ रही है। तो हम इस टेबल में लिख देंगे कि भाई देखिए P3 आने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/8। अच्छा, अब आपको करना है यहीं पे, थोड़ा सा हम साइड में लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक गलत तरीके से बना लिए हम लोग। तो x बराबर 2, वैसा रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू कितना है, 2 है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो वैसा आने वाला 2, जैसे 2 हेड आने वाला क्या है देखिए, तो ध्यान से गिन लीजिए, 1 गो 2 गो और 3 गो, है ना, 3 तो है। अच्छा, तो ये कितना है, 3, अब टोटल क्या गो है, 8 गो। बात समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा इसका, 3/8। इसका भी कितना है, 3/8। इसका कितना है, कितना है, अच्छा 1 आने वाला कितना है, 3/8। इसका कितना है, इसका कितना है, 3/8। इसका कितना है, इसका कितना है, 1/8। अच्छा हो, अब मामला समझिए, आप बात को देखिए गौर से, याद करो क्या पुराना बात, जो फंक्शन होता था तो फंक्शन की जो वैल्यू होती थी वो x की, तो आप एक से अधिक वैल्यू ले लेते थे, जो डोमेन होता उसके एक से अधिक वैल्यू ले लेते थे, लेकिन y की वैल्यू क्या 2 होता था, याद करो, 2 बेटा का एगो बाप हो सकता है कि नहीं, 2 बेटा का, हाँ, क्या एगो बेटा का 2 बाप होगा, नहीं, मतलब 2 y नहीं हो सकता एक x के लिए, नहीं ना, ये सिखाए थे हम आपको, फंक्शन में भी पढ़ाए हुए हैं और हमारे वीडियो भी अवेलेबल होगा, है ना। अच्छा, आप नहीं सीखे तो फिर भी जान लीजिए, एगो x के लिए 2 y नहीं होता है,
तो अब जरा सोचिए इस चीज़ को, ठीक है, कि अब देखिए ध्यान से, ये दोनों जो हमारा है x की वैल्यू है दोनों सेम है, तो इसको 2 बार लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, 2 बार लिखने की जरूरत है क्या? अच्छा, ये देखिए ये 3 बार है, 3 वो x एक ही जैसा है, इस तीनों के बदले हम एक ही चीज लिखे तो अच्छा रहेगा ना। अच्छा, ये एक कितना है? 3 ठो है। तो इसके लिए हम ये चीज़ आपको फील कराना चाहते हैं कि गड़बड़ी कहाँ आ सकती है ना, इसीलिए इसको टेबल को थोड़ा सा लॉन्ग बनाएं। अब देखिए 3 गो एक है, तो उसके लिए हम क्या 3 बार एक लिखे, एक ही बार लिखे तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा? मानी जो रैंडम वेरिएबल की जो हमारी वैल्यू है वो एक हमारा 3 बार आ रहा है, तो हम एक ही वैल्यू में लिखेंगे कि हमारा एक ही ना है, 3 बार में क्या है? एक है, ठीक है, तो एक लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा एक है 0, तो वो अलग है। तो अब हम लोग जो टेबल बनाएंगे थोड़ा सुधार के बनाते हैं, सुधार के जो टेबल बनाएंगे बाबू, तो उसमें क्या होगा, ध्यान से सुनिए। हाँ, ये अब देखिए अभी बताते हैं, क्योंकि यहाँ से एक नया टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग बाबू, पी एक्स। और क्या होगा बताओ? एगो 3 होगा, एगो 2 होगा, एगो 1 होगा, एगो 0 होगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है बाबू? 1/8। इसका कितना आया? 3/8। किसका कितना आया? इसका कितना आया? 1/8। क्या बात मजेदार। अब देखिए गौर से इस चीज को, ठीक है, इस पूरे प्रोबेबिलिटी को जोड़िए, यानी P, इसको मान लीजिए P1, P2, P3 और P4, है ना, यानी हम इसको कह दे दोस्त, अगर इसको बोले कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ऐसी बात को अगर मैथ की भाषा में बोले तो कहेंगे सिग्मा, नहीं सिग्मा, ये तो करते थे आप। आई कहाँ से? 1 to 4, इस क्वेश्चन के लिए 1 to 4। आप पूरा का जोड़ बताइए कितना है दोस्त, जोड़िए सबको। एक आ रहा है 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, दिस कम्स आउट 8/8 इक्वल टू 1, मतलब ये सम आएगा 1। बात समझ में आ रहा है? अब ये हमारा ये जो टेबल जो बना, ये वाला, ये नहीं, ये वाला टेबल, इसमें देखते हैं इसमें सम 1 आ रहा है क्या? नहीं आएगा, नहीं ना आ रहा है। हाँ, तो ये जो टेबल बना जिसमें आपका प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ रहा है, और ये जो आपका रैंडम वेरिएबल था उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है ना, रिस्पेक्टिव, इसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ये है, इसका ये है, इसका ये है कि नहीं? तो इस रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और देखो अब ध्यान सुनो, रैंडम वेरिएबल और उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को अगर हम टेबल फॉर्म में दिखाते हैं तो वह टेबल जो हमारा होता है वह टेबल ही कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझ में आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? क्या क्लियर हुआ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? समझ में आ गया अच्छे से कि वो रैंडम वेरिएबल और उसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को जब हम एक टेबल के माध्यम से दिखाते हैं टेबलेटेड फॉर्म में, तो इस टेबल का नाम है पूरे का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब ये तो समझ में आपको आ गया होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन जहां तक आप लिखे उससे आगे तो कुछ लिखे नहीं। अभी आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसी टेबल का नाम होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और इसको बोलते हैं, ये जो आपको देख रहा है ये प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये सब लिखाएंगे, ये सब लिखा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये टेबल क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये समझ में आया? क्लियर हो गया अच्छे से? हो। अब एक मामला और रह गया था, वो रह गया, अब वहां से हम लोग आगे लिखना शुरू करेंगे। अब तक जहां तक लिखे ये तो अब समझे। अभी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हेडिंग लगाए थे उसका मतलब आपको समझा दिए, लेकिन आप ध्यान से देखो, एक शब्द है आपका रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल हमारा होता है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जो रैंडम वेरिएबल हम पढ़े हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। जो रैंडम वेरिएबल हमारा आया वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल और एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो अब आप लोग जब कॉपी में जो हेडिंग लगाइएगा, ये तो बात वाला मामला है, लेकिन आपको समझाना जरूरी था कि कैसे ये आया हुआ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इससे जो लिखना शुरू कीजिए यहाँ से ना करके, ये सब हम लिखवा देंगे आपको अच्छे से, यहाँ से ना करके आप शुरू कीजिए यहाँ से। क्या कि रैंडम वेरिएबल जो हम लोग डिफाइन कर लिए, अब जो समझा दिया आपको, वो 2 प्रकार के होते हैं। रैंडम वेरिएबल
ओके। अब देखिए दोस्त, ये दो प्रकार के होंगे, एक होंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ओके दोस्त, और दूसरा होगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दोस्त कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का एक हम आपको बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देते हैं और समझाते हैं कि किसका क्या मतलब है। नोट कर लीजिए आप लोग, ये दोनों हेडिंग लगाकर टेबुलेटर फॉर्म ऐसे ही बना लीजिए फटाफट और जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये आप देखिए डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बहुत ही सिंपल चीज़ है, उसको समझने की जरा सा कोशिश कीजिए। डिस्क्रीट कहने का मतलब, जैसे आप देखिए आपसे हम एक पूछेंगे एक बात कि हो बताइए 2 3 4 5 कितना नंबर है इसमें, और पूछेंगे हम आपसे कि हो बताइए कि 2 से 5 के बीच कितना नंबर है। सो बताइए, देखिए 2 से 5 के बीच कितना नंबर है ना, 2 से 5 के बीच कितना नंबर है, और ध्यान से देखिएगा, और 2 3 4 इसमें कितना नंबर बताइए, ये वाले टेबल में कितना, 4। बहुत बढ़िया। इसमें कितना है, इन्फिनिटी। कुछ बच्चा तो कह रहा है सर 2 गो है ना, 2 नहीं, अब काउंट कर लेगा 2 3 4 5, यानी क्या हो गया 4 गो। वो कहेगा 4 गो नंबर है सर जी में, है ना। बहुत बच्चे का आंसर होगा कि देखिए सर इसमें भी 4 गो नंबर है 2 से 5 के बीच में, है ना। नहीं, लेकिन ये चीजें तो गलत होंगी ना। हो हम लोग बचपने से पढ़ रहा है कि 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर होता है। देखिए इसके बीच की पूछ रहे हैं, तो आप खाली आप क्या कर रहे हैं, अच्छा 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, यही कर रहे हैं। अब बताइए कि 2.5 इसके बीच नहीं होगा क्या, 2.1 होगा कि नहीं होगा, 2.22 होगा कि नहीं, 2.222 होगा कि नहीं, 2.222 होगा कि नहीं, सब होगा इसके बीच, है कि नहीं। ये पूरा होगा दोस्त इसके बीच। तो बताओ इसके बीच कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। मतलब अगर कंटिन्यूअस इसके बीच पूरा डाटा लिया जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट ऑफ डाटा यहाँ होगा, इनफाइनाइट। दोस्त यहाँ पे कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन दोस्त यहाँ देखो डिस्क्रीट अलग अलग है, 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए कुछ जगहों पे हमारा काम ना अलग अलग लेने से चल जाता है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंटिन्यूअस होती है, जिसको फ्रैक्शन में हम ज्यादातर नहीं बोलते। जैसे मान लो कि हम कहेंगे मेरे यहाँ जो बच्चा पढ़ने आता है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात अगर हम करेंगे, यहाँ जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ 125 लड़का पढ़ने आता है। तो वो देखिए 125 तो समझ में आता है, 125 125.5 लड़का पढ़ने आता है कि नहीं, है। तो ये बात हम बोलेंगे क्या, है। तो और नहीं तो वो नहीं, बच्चा को भी एक सिंगल काउंट किया आता है कि नहीं, बच्चा को भी वो सिंगल काउंट किया आता है। तो बहुत चीजें जैसे होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट काउंट करने में एकदम डिस्क्रीट, मतलब अलग अलग, ये अलग नमूना है, ये वो अलग नमूना है, ये वो अलग नमूना है, मतलब अलग अलग काउंट करने में। और जैसे कुछ चीजें ऐसे होती है जिसको हम लोग जनरली कंटिन्यूअस के रूप में देखते हैं। जैसे इसका वेट होगा, तो मान लीजिए यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मली कि हाइट वाइट होती है, तो कहेगा 5.7 5.2 5.22 5.72, है ना। इस तरीके से तो हाइट और वेट ये सब जैसे कुछ क्वांटिटी हो गए, जिसको जनरली आप कंटिन्यूअस डिफाइन कर सकते हैं। और जो कुछ चीजें जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, इन सब चीजों को क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते हैं, हम लोग एक डिस्क्रीट नंबर में ही लिखते हैं। तो हम लोग क्या कहें कि वैसे डाटा, वैसा रैंडम वेरिएबल जिसको काउंट कर सकते हैं, है ना, एक फाइनाइट नंबर में वो काउंटेबल हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और वैसा डाटा जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको काउंट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूअस है, उसके बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाटा है, राइज करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या बात क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कि आपसे इसके परिभाषा पूछने वाले हैं, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से क्या समझते हो। तो ये काउंटेबल होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, काउंटेबल, है ना। और ये अनकाउंटेबल लार्ज नंबर रहता है, क्या रहता है, लार्ज नंबर, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा रहता है, उसके बीच कंटिन्यूअस काउंटिंग। क्लियर है क्या, ये दोनों बात समझ में आ गया रैंडम वेरिएबल के बारे में, डिस्क्रीट किसे कहेंगे और
कंटिन्यूअस किसे कहेंगे। आई थिंक कि आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको अपने कॉपी में जैसे है वैसे ही नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी परिभाषा हमसे पूछने नहीं जा रहा है ना, परिभाषा तो आनी है नहीं, है ना, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आपको दोनों का मीनिंग क्लियर रहना चाहिए। हो अब क्या करते हैं हम लोग, अब एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो सीखे हैं उसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए ये चीज नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, 1 2 3 क्लिक। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब करते हैं हम लोग क्या कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of a random variable, ठीक है। कैसे कहेंगे, कहेंगे रैंडम वेरिएबल को और उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को अगर एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिख दे तो वह हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहेंगे इफ रैंडम वेरिएबल and their respective probability written in tabulated form then together it is known as, together दोनों के एक साथ, together it is known as probability distribution, together it is known as probability distribution of that random variable, ठीक है। हो अब ये चीज तो हम लोग को समझ में आ गया, ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में अगर हम बात करें इसी चीज को, अब देखिए इसी जो बात आपको एग्जाम्पल में समझाया था उसी को हम लोग एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखते हैं। इफ x is the random variable, x is the random variable which values are रैंडम वैल्यूज कुछ वैल्यू होगी ना। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि देखिए एक्स रियल वैल्यू है, क्या है रियल वैल्यू, क्या है रियल, यहाँ जो भी बात करेंगे रियल वैल्यू के पहले ही बता रहे हैं क्या है रियल वैल्यू। तो क्या होगा x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn, जैसे कुछ आता था ना 2 5 4 6 इस तरह से। तो हम लोग मान लें कि x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल का कुछ वैल्यू है, ठीक। and their respective probabilities and their respective probability are क्या होगा दोस्त, P1 P2 P3 P4 डॉट 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 Pn। तब इसको अगर हम टेबल के रूप में लिखे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तब अगर हम इसको टेबल के रूप में लिखे तो कैसे लिखेंगे, एक मिनट बैक कर लेंगे हम लोग। टेबल के रूप में लिखेंगे तो दोस्त कैसे लिखेंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हम लोग रैंडम वेरिएबल को लिखेंगे, एक्स को, सॉरी कैपिटल एक्स, ओके, क्या लिखेंगे एक्स को, और ये हमारा हो जाएगा पी एक्स, इसकी वैल्यूज x1 इसकी p1, x2
P2 X3 P3 और X4 P4 और बीच में डॉट 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 XN और PN और यहाँ क्या होगा सिग्मा PI नहीं I इक्वल टू 1 to N इज इक्वल टू 1। नीचे वाले पूरा प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1 1। तब जाके इस टेबल को हम लोग बोलेंगे, इस पूरे टेबल को क्या बोलेंगे प्रोबेबिलिटी हाँ PN, हाँ PN सिग्मा PI है इसका 1 to N है ना। अच्छा तब इसको क्या बोलेंगे बाबू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए नीचे वाले प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना एकदम कंपलसरी है, नहीं तो इस टेबल को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। उसके लिए जरूरी है कि नीचे वाला पूरा प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए 1, तभी वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। एकदम नेसेसरी कंडीशन है। क्लियर बाबू इसका क्या मतलब है PI कहने का क्या मतलब है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 PN बराबर 1। इसी नौटंकी को हम लोग मैथ के एक लैंग्वेज में लिख लेते हैं ऐसे, है ना। अब इतना लंबा लिखते रहेंगे, उससे बढ़िया है कि इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में इसी बात को लिख लेंगे। ये तरीका है हम लोग का लिखने का। तो अब ये था आपका एक एग्जाम्पल ऐसा जिस एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश किए किसके थ्रू एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, और ये सेम चीजें आपको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रखे हैं, है ना। हो तो देखिए अब इसी बात को अब तो आपको ये समझ स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख लिए हैं और इसका हम लोग एक एग्जाम्पल इससे पहले ही देख लिए हुए हैं। तो अब क्या कीजिएगा अपने कॉपी में वो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल कौन सा ये वाला देखिए कौन सा एग्जाम्पल लिखना है। हाँ ये वाला एग्जाम्पल इफ 3 कॉइन आर टॉस्ड है ना। इफ इसमें क्वेश्चन लिख लीजिएगा इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। टॉस जो होता है कॉइन का वो हवा में होता है कि नहीं। चलिए 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। अब ये टॉस जब हम कर दिए तो आपको ये डिफाइन जो हम लोग XE डिफाइन किए हैं, XE क्या डिफाइन करेंगे हाँ XE जो डिफाइन करेंगे जो हमारा रैंडम वेरिएबल हुआ वो नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे ये चीजें एक टेबल बनाएंगे। पहला ये टेबल बनाएंगे जो कि हम इसको क्या बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए सबका सम 1 आ रहा है क्या, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, क्रॉस लगा दिए हैं, है ना। इसी को जब हम अरेंज करके एकदम सही तरीके से लिखेंगे, यहां पर ये जो लिखे थे याद कीजिए, ये जो लिखे थे ये क्या होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहेंगे टॉस देन फाइंड देन टेबुलेट या फिर राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन क्या कहेंगे टॉस देन राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर। इसमें क्वेश्चन में लिख लीजिए बाबू, हम बोल दे रहे हैं लैंग्वेज में, लिख लीजिए इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर XE इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, है ना। तो क्या लिखना है क्वेश्चन में इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन राइट या टेबुलेट या राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर XE इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। ये क्वेश्चन है आपका। और फिर इस क्वेश्चन का ये हमारा ये नहीं, ये तो आपको बनाना नहीं, आपको सिखाने के लिए बनाए हैं ना। हालांकि बना लोगे अपने कॉपी में तो आपको याद रहेगा ये एग्जाम्पल, ये कि ये वाला नहीं होगा, इसको ऐसे फाइनली रिड्यूस करके हमको लिखना है। हाँ देन राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर XE इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स, इसके लिए लिखना है आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको क्या करना है दोस्त, पहले ये वाला क्वेश्चन आप अपेक्षा करते हैं कि लिख लिए है क्वेश्चन क्या लिखे हैं इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन राइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर XE इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। ओके फिर आप क्या किए हुए हैं दोस्त, ये सिंपल स्पेस लिखे हुए हैं 3 कॉइन के टॉस के लिए, फिर XE का नंबर ऑफ संख्या लिखे होइएगा, पहले ये टेबल बनाए होइएगा, फिर इस टेबल में आप संतुष्ट हम लोग नहीं हुए, इस टेबल को फिर रिफॉर्म करके यहाँ पे इस टेबल पे आए और इस टेबल का नाम दिए कि यार देखिए यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे नीचे वाला जो प्रोबेबिलिटी का सम कितना आ रहा था
1 आ रहा था। तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रो क्लास। अब इससे आगे क्लास हम लोग करते हैं नेक्स्ट। आप लोग इसको एक बार नहीं 2 बार देख के रखो ताकि आपको ये चीज एकदम अच्छे से फील आकर रहे। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।